हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ में हमारा टेस्ट नंबर 2 है और इसका सिलेबस होगा क्लाइमेटोलॉजी। क्वेश्चंस जो होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे और इस बार हमने टेस्ट का टाइमिंग मतलब पर क्वेश्चन का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, दैट मीन्स 20 सेकेंड्स। बिकॉज लास्ट टाइम हमें लग रहा था कि टाइम कम पड़ रहा था, बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार 20 सेकेंड्स है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रीजन असर्शन का है, द टोपोस्फेयर इज द डेंस लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ऑल वेदर फेनोमेनाज लाइक कंडेंसेशन एंड स्टॉर्म्स अकर। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में ही सारे के सारे एटमॉस्फेयर के फेनोमेनाज अकर होते हैं। इसका रीजन इन्होंने दिया है, इन ट्रोपोस्फेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अब आपको आंसर ये करना है कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बिकॉज हमने ये पढ़ा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा बी। दोनों करेक्ट तो हैं बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे क्यों होता है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दैट्स ट्रू, जो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। बट इसकी वजह से सारे फेनोमेनाज नहीं होते हैं, बल्कि वो डेंस क्योंकि ये सबसे नीचे वाला लोअर एटमॉस्फेयर है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे आपके एटमॉस्फेरिक फेनोमेनाज होते हैं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, प्रेसिपिटेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड एयर, कंडेंसेशन, ड्यू पॉइंट और प्रेसिपिटेशन, ये आपके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, ये आपका सीक्वेंस बनाना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गुड अटेम्प्ट जिसने किया। अब देखिए इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले एयर जो है वो अनसैचुरेटेड हो जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी अब उसमें और ज़्यादा इवापोरेशन या और ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है ड्यू पॉइंट, फिर कंडेंसेशन एंड देन लास्ट में प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, ये कोपेन का क्लासिफिकेशन है और इसमें हमने आपको ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर कीजिए। AF इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, AM ट्रॉपिकल मानसून, AW ट्रॉपिकल सवाना एंड AA इज अ हॉट डेजर्ट। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गुड, वेरी गुड। वैसे ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि जिसने भी कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसको पता है कि इसमें से एक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, जो कि है हमारा डी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पे पूछ लिया है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कोपेन का क्लासिफिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप उसको ज़रूर से ध्यान से पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नट वेट का क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पूछा गया है।
कि थॉर्नवेट्स मॉडिफाइड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ 1948 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये पूछा गया, जैसे कि दो क्लासिफिकेशन दिए थे, एक 1931 में और एक 48 में। तो अब आपको यहाँ क्या बताना है कि 48 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उस वो किस बेसिस पे था, क्या उसका बेसिस था। ठीक है, तो चलिए, ए है ऑप्शन आपका इफेक्टिव टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, एंड डी है पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन। आंसर कीजिए इसको, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन जिसने भी पढ़ा है उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेनली लिया था पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमने थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, उसको एक बार देख लीजिए, जिसको नहीं पता है वो एक बार जरूर उसको देख ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एयर मूवमेंट इज द ट्रोपोस्फेयर इन द ट्रोपोस्फेयर इज कॉज्ड बाय, जो मूवमेंट होता है एयर का ट्रोपोस्फेयर में वो किस वजह से होता है। ए सोलर विंड, बी कॉन्वेक्टिव करंट, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी एयर प्रेशर। आंसर बताइए इसका जल्दी से, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब कि ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे पूछा गया एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, बट एक्चुअली में जो इसका क्वेश्चन है ना वो यही है कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है। अगर यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर नहीं भी होता तब भी क्या होता, तब भी इसका आंसर एयर प्रेशर ही होता। हमने आपको बताया है कि जो एयर का मूवमेंट है या विंड का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही एयर का मूवमेंट होता है। ठीक, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब यहाँ पे आपको बताना है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ए ड्राई समर एंड ह्यूमिड विंटर, बी ह्यूमिड समर एंड ड्राई विंटर, सी ड्राई समर एंड ड्राई विंटर, डी ह्यूमिड समर विद नो विंटर। चलिए आंसर बताइए जल्दी से इसका। ह्यूमिड विंटर का यहाँ पे मतलब है जहाँ पे बारिश होती है, या ह्यूमिड समर, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में विंटर्स में बारिश होती है और समर्स में ड्राई रहता है। ठीक, ये कहाँ पे हमने पढ़ा है, ये भी हमने कोपेन की क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, an upper wind system with very high velocities occur in certain parts of the atmosphere is called, मतलब अपर एयर सर्कुलेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, मॉनसून और जेट स्ट्रीम। जल्दी से आंसर बताइए इसका। यस, इसका आंसर जेट स्ट्रीम होगा। अपर एयर सर्कुलेशन जितने भी होंगे वो जेट स्ट्रीम ही लगेगा। ये सारे आपके सरफेस सर्कुलेशन है, और जो अपर एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है कि जो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब वो 3 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल, ड्राई और वेट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट 6 डिग्रीज पर 1000 मीटर, 6.5, 10 डिग्रीज एंड 5.5। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। देखिए इसका आंसर होगा सी,
अब तीनों का हम डिफरेंस बता देते हैं कि क्या होता है ड्राई एडियाबेटिक, वेट एंड नॉर्मल। नॉर्मल जो एडियाबेटिक होता है वो आपका 6 होता है, ठीक, और जो वेट होता है वो 4 डिग्रीज होता है, ड्राई होता है वो 10 डिग्रीज होता है। इसका क्या मतलब है, ड्राई का मतलब है कि उसमें ह्यूमिडिटी कम है, इसीलिए वो जो है ना वो आपका लैप्स रेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर वेट होगा तो वहाँ पे 4 डिग्रीज हो जाएगा और नॉर्मल में आपका 6 डिग्रीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद द इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एब्सोल्यूट, आपने ह्यूमिडिटी पढ़ा है, 2 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे पूछा गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्लक्चुएट्स, डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन द सेम। देखिए इसका आंसर होगा डी, रिमेन द सेम। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो टेम्परेचर या डिक्रीज हो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो सेम ही रहेगी। ये कब एयर टेम्परेचर के डिक्रीज या इंक्रीज होने से क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती है, कि अगर टेम्परेचर कम हो गया तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अगर मतलब ह्यूमिडिटी का जो रिलेशनशिप है ना वो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वार्म विंड्स ऑपरेट्स इन द एल्प्स आर नोन एज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एल्प्स में आपकी लोकल विंड चलती है उसका नाम बताना है। जल्दी से बताइए आंसर, शिनूक, फोएन, शिरोको और बोरा। आप इसका तो आंसर दीजिए ही, साथ में ये भी बताइए कि शिनूक और फोएन, शिरोको, बोरा, बाकी तीनों जो बचते हैं वो कहाँ कहाँ पे ब्लो करती हैं। इसका आंसर होगा आपका फोएन। बाकी कहाँ पे फ्लो करती हैं ये भी बताइए। शिनूक रॉकीज में, शिरोको आपको बताया है हमने कहाँ पर होती है, सहारा डेजर्ट या फिर आपका इधर अफ्रीकन एरियाज में। नेक्स्ट बोरा एड्रियाटिक सी, ठीक है। बोरा जो है वो आपकी कोल्ड विंड है, शिरोको और शिनूक, फोएन ये तीनों वार्म विंड है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज क्लाइमेट ऑफ बी ग्रुप इंडिकेट इन कोपेन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे पूछा गया है बी ग्रुप कोपेन क्लासिफिकेशन में को क्या कहते हैं, वेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, रेनी क्लाइमेट। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए कोपन का क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर बार पूछा गया है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा करके ज़रूर पूछा गया है, इसलिए आप इसको ज़रूर से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ड्राई क्लाइमेट, जो हमने डेजर्ट्स पढ़े थे वो बी ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट, हॉर्स लैटिट्यूड आर लोकेटेड इन। हॉर्स लैटिट्यूड हमने पढ़ा है कहाँ पर होते हैं बताइए। ए सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आंसर बताइए जल्दी से इसका। प्रेशर बेल्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है विंड्स और प्रेशर बेल्ट वाले वीडियो में, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे वहाँ पे क्यों होता है, कैसे चलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट ऑफ द ओजोन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर अकर्स इन। ओजोन गैस कहाँ पर होती है ये आपको बताना है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में। ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर एंड डी एक्सोस्फेयर।
आंसर बताइए इसका जल्दी से। ओजोन गैस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है या हमेशा ही रहती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, बी। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कहाँ पे उसके होल्स हैं, कहाँ पे कैसे कहाँ पे फॉर्म होती है, कौन से बेसिक इसके गैसेस हैं जिसकी वजह से ये डिप्लीट होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप सब धीरे धीरे करके सभी कुछ कवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच रीजन द रेनफॉल इज मेनली कन्वेक्शनल इन नेचर। कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ पे होती है? टुंड्रा रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन और टेगा रीजन। आंसर बताइए। यस, गुड। यस, इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल रीजन। क्यों होता है इक्वेटोरियल? कन्वेक्टिव रेनफॉल पहले होता क्या है कि ये सरफेस है, अगर इसमें ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई तो इसमें से एयर जो है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद यहाँ पे कंडेंस हो जाती है, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और फिर ये रेनफॉल हो जाती है। इसी को हम ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि करंट का फॉर्म ले रही है, कन्वेक्शन करंट का फॉर्म ले रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। अब यही इक्वेटोरियल में क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटोरियल में यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हीट की वजह से एयर ऊपर उठ जाती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या होती, कहाँ पर होती है, ये इक्वेटोरियल रीजन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में गैसेस बतानी है आपको? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से इसका। ऑप्शंस देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, सब पूछा है इसमें, हाइड्रोजन, सभी कुछ है। अब आप देखिए इसमें से और परसेंटेज वाइज कौन सी ज़्यादा, कौन सी पहले है, कौन सी बाद में है, ये आपको बताना है। मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यस, इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, देन नियॉन। ठीक है। नेक्स्ट, ऑरोरा बोरालिस occurs in the exosphere, ionosphere और ओजोनोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या होते हैं ऑरोरा बोरालिस? एक तरीके से पहले इसका आंसर दीजिए, फिर हम समझाते हैं कि क्या होता है। यस, इसका आंसर होगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर एक्चुअली क्या होता है, जो सन की जो रेज आती हैं, ठीक है, सन की जो रेज अर्थ पे आती हैं, तो एटमॉस्फेयर की लेयर है आइनोस्फेयर, यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं, और इसकी वजह, ये जो सन की रेज है ना, ये इस पे ऐसे पड़ती हैं, तो ये आयंस जो हैं वो ग्लो करने लगते हैं, और इसी की वजह से ये ग्लोइंग जो हमें स्टॉर्म्स टाइप दिखते हैं, इसी को हम ऑरोरा। ऑरोरा का क्या मतलब होता है? ऑरोरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ कुछ दिखना, या कुछ ऐसा आपको स्टॉर्म टाइप देखना जिसमें से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग आपको वो दिख रहा हो, लाइट। ठीक, तो इसका मतलब होता है, तो ये समझ में आया ऑरोरा बोरेलिस क्या होता है? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन टू देम। ये होता है आयनोस्फेयर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम पहले भी करवा चुके हैं, बट टेस्ट है तो आपको बार बार उसको रिपीट करना है ज़रूरी। बताना है मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टेगा, टुंड्रा का TE इंडेक्स, टेम्परेचर एफिशिएंसी इंडेक्स वैल्यू। मैच कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। यस, इसका आंसर होगा सी,
देखिए कैसे होगा, इसको हम मैच कर लेते हैं। मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टेगा एंड टुंड्रा पूछा है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होगा वही मीजोथर्मल होगा। अगर किसी को नहीं भी आता है तब भी ये पता होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा होगा वो मीजोथर्मल हो जाएगा और जो सबसे कम होगा वो टुंड्रा हो जाएगा। इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा सी। बट हम बाकी और भी मैच कर लेते हैं। माइक्रोथर्मल होगा ये और टेगा होगा आपका 16 to 31। ठीक है, ये आपको वैल्यूज देख करके इतना ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट स्टिल आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको फोर्सेस दिए हैं और इनका बताना है कि सोर्स कौन सा होता है, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है या क्यों ओरिजिनेट होती है। कॉर्डलेस फोर्स, टाइडल, फ्रिक्शनल, रेजिस्टिंग, अर्थ ग्रेविटी, टोपोग्राफिक डिफरेंस, स्टैटिक एंड अर्थ रोटेशन। इसको मैच कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। यस, इसका आंसर होगा आपका डी। इसको देखिए मैच कर लेते हैं। अर्थ रोटेशन, ये तो सबको पता है, कॉर्डलेस फोर्स बहुत बार हमने पढ़ा है कि कॉर्डलेस फोर्स अर्थ रोटेशन की वजह से होता है, तो ये तो आपका सब में ही फोर्स दिया हुआ है, इसलिए इससे आंसर नहीं निकलेगा। देन टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स भी हमें पता है कि ये अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, तो इससे भी आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हमने पढ़ाया है कि ये कैसे होता है। ये एक्चुअली रगड़ होती है एक तरीके से, जो कि मूवमेंट को स्लो करती है। ठीक है, ये क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे टोपोग्राफी, ये टोपोग्राफी होगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस है, टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक, और रेस्टिंग फिर तो स्टैटिक स्टेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is the correct sequence of surface components of pressure and winds from equator to poles। यहाँ पे आपको बताना है, winds के ये नेम दिए हुए हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ इसको अरेंज करना है। चलिए कीजिए जल्दी से। यस, देखिए इसका आंसर होगा आपका डी। सबसे पहले ट्रेड विंड्स, जो आपको हमने बताया था कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में जो ऐसे ये दोनों विंड्स चलती हैं, इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यहाँ तक आपकी जो ये विंड्स चलती हैं इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये ईस्टर्लीज होती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल हाई, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर के बाद आएगा आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के बाद फिर से लो, फिर से हाई, तो इस तरीके से ये होता है ट्रेड विंड्स। फिर ट्रेड विंड्स के बाद ये हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर के बाद ये वेस्टर्ली विंड, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, इसलिए वेस्टर्लीज विंड। देन उसके बाद पोलर ईस्टर्ली, ये ईस्ट से आ रही है और पोलर ईस्टर्लीज है, इसलिए इसको हम पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि सीक्वेंस। आपका इस सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार अक्सर के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे असर्शन एंड रीजंस फिर से पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका, द ट्रेड विंड्स आर प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्लीज एंड ईस्टर्ली विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका आंसर बताना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए इसका तो आंसर होगा आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दैट इज सी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा कि ट्रेड विंड जो होती हैं वो ईस्टर्लीज होती हैं, तो दैट मीन्स कि ये आपका सही है। और ईस्टर्लीज है, इसका क्या मतलब है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, या ऐसे चलेगी, कभी भी वेस्ट टू ईस्ट ईस्टर्ली विंड्स नहीं चलेंगी। मतलब हमने ये बताया है आपको नाम कैसे दिया जाता है किसी भी विंड का या किसी का भी, जहाँ से वो
ओरिजिनेट हो रही है, जिसकी तरफ से चल रही है, ठीक है। तो ईस्टर्ली नाम कैसे पढ़ा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो चलती है, इसलिए हम इसको, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म आडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टैंड फॉर। अब आपको यहाँ बताना आडियाबैटिक चेंज का क्या मतलब होता है। फॉल ऑफ टेम्परेचर आफ्टर प्रेसिपिटेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर थ्रू कंप्रेशन ऑफ एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा, हीटिंग ऑफ द असेंडिंग एयर, कूलिंग ऑफ द असेंडिंग एयर, ठीक है। आडियाबैटिक चेंज का क्या मतलब होता है। आडियाबैटिक चेंज सबसे पहले तो ये होता है कि दोनों चीज होती है, कम भी और ज्यादा भी, ठीक। तो अब आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। वैसे हमने इसको एक्सप्लेन ही करते करते बता दिया। इसका आंसर होगा बी, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग एयर थ्रू कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से जो हमारी टेम्परेचर कम होता है ना एयर में, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रोपाउंडेड द पोलर फ्रंट थियरी फॉर द जेनेसिस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। देखिए जब हमने टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया था तब हमने पोलर फ्रंट थियरी भी पढ़ाई थी और तब हमने एक नाम भी बताया था। अभी आपको वो नाम बताना है। ए फिट्जरॉय, एल्फ, अबरक्रोम्बी, बर्जकिनीज, शॉ एंड लैम्फोर्ड। ये क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल है ना कि आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा, इसमें आपका तुक्का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, बर्जकिनीज। ये हमने बताया है आपको, ये जब हमने टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ाया था पोलर फ्रंट थियरी, तो हमने बताया था कि ये बर्जकिनीज ने दिया था, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए जिसको नहीं भी आ रहे क्वेश्चन वो भी एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लें, उसका एक्सप्लेनेशन देखें, अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में पूछ लें। What are the effects of low level temperature inversion occurring in cool nights over urban areas? टेम्परेचर इन्वर्जन हमने पढ़ा है जब टेम्परेचर पढ़ा था। अभी आपको यहाँ पे इफेक्ट्स बताना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है कूल नाइट्स में तो अर्बन एरियाज में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोड्स दिए हैं, मतलब एक नहीं कई हैं। एंट्रैपमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट कॉजिंग हेवी स्मॉग, प्लेजेंट वेदर कंडीशन, यूजुअली अनस्टेबल एयर, यूजुअली स्टेबल एयर। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि एक्चुअली नॉर्मली कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट इन्वर्जन में ऐसा होता है कि टेम्परेचर ऊपर में कम नहीं होता है बल्कि ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर कम हो जाएगा और ऊपर में ज़्यादा हो जाएगा, यही होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब हम नीचे जाएंगे तब कम हो जाएगा, इसीलिए इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जिसने भी आंसर किया गुड, लेकिन इसका आंसर होगा आपका सी। देखिए ये प्लेजेंट वेदर कंडीशन हमने पढ़ा है, मतलब कि जो स्टेबल एयर होती है उसके साथ प्लेजेंट वेदर होता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ए एंड डी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो होगा ही होगा। अर्बन एरियाज में स्मॉग जो होता है ना वो मेनली इन्वर्जन की वजह से ही होता है। नीचे में जो कूलिंग हो जाती है और मतलब कि जो ऊपर में हीट कूलिंग हो जाती है और नीचे में जो रहता है ना एयर जो है वो आपका यहाँ पे डेंस हो जाती है एयर, और जो पोल्यूटेंट्स है ना वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, एंट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्मॉग फॉर्म होता है। और स्टेबल तो कंडीशन होती ही है आपका इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर कंडेंसेस। यहाँ पे बताना आपको कंडेंस कब होती है वाटर वेपर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन पॉइंट, ड्यू पॉइंट, इवेपोरेशन पॉइंट। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा आपका। ये जिसका आंसर होगा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट पे जा करके मतलब कि जब किसी भी वेपर का, वाटर वेपर का टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है तब वो कंडेंस हो जाती है,
ठीक है, कंडेंसेशन टेक प्लेस। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, ये बताना है आपको कि इन तीनों में से कौन सा सही है। हम पढ़ देते हैं आपके लिए। द एटमॉस्फेरिक एयर इज नेवर कम्प्लीटली ड्राई, मतलब हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कम्प्लीटली ड्राई हो जाए एयर। वाटर वेपर कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 4% ऑफ द एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम, मतलब यहाँ कैन लिखा हुआ है, मतलब कि 4% ऑफ एयर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम का वाटर वेपर ऑक्यूपाई कर सकती है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज इनविजिबल, वाटर वेपर जो है हमें कभी भी नहीं दिखता है। तो अब बताना है इसमें से कौन कौन सा आपको करेक्ट है। जो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वेरी गुड, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अचानक से कुछ कुछ अलग अलग टाइप के मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज इनविजिबल लिखा है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हमें दिख भी सकता है, या फिर हम ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं वाटर वेपर की। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 करेक्ट है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट संडे को होगा, टेस्ट नंबर 3 at 5 PM, और इसका सिलेबस जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी होगा। ये हम आपको बाय हैंड 1 वीक पहले बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि बाद में ये ना हो कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया और मुझे अभी और टाइम चाहिए। तो प्लीज़ आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका ही रिवीजन हो रहा है इसमें। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट देना। ठीक, सो गुड, वेरी गुड, जिसने भी अटेम्प्ट किए वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक ग्रुप भी बना है जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।